फिर से भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। अकबर इस तरफ आ रहा था। अकबर खुले दरवाजे में दाखिल हुआ, 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। इस मर्तबा इसने फौरन आप पलट कर दरवाजा नहीं बंद किया। वह दूध का जला था, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा था। कुछ लम्हे खड़े होकर वो नीलम को देखता रहा। अभी तक इसमें कोई तब्दीली ना आई थी। नीलम, अकबर ने दूर ही से खड़े होकर इसे आवाज दी। इसकी आवाज सुनकर नीलम ने सर उठाया और आहिस्ता से बोली, जी। इसके सर उठाने पर इसके चेहरे का खासा हिस्सा नजर आ गया था। वो नीलम ही थी। यहाँ तक खैरियत थी। फिर अकबर ने नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया। शायद कहीं वो इससे बैठा हुआ नजर आ जाए, लेकिन इस वक्त भी वो कमरे में ना था। अकबर ने एहतियातन कमरे के वो कोने बचाले भी देख डाले जहाँ इसके होने का इम्कान हो सकता था। वो कहीं ना था। कमरे में इसकी आवाज भी सुनाई ना दी थी। अब अकबर को कुछ इत्मीनान हुआ। हवैया उड़ते चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लहराई। अब वो पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद किया। दरवाजे को लॉक करने से पहले इसने एक नजर नीलम को देखा। वो अपनी जगह पर थी। तब इसने दरवाजा लॉक कर दिया और मुस्कुराता हुआ वापस नीलम की तरफ बढ़ा। आगे बढ़ते हुए इसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली। 3 बज रहे थे। रात का आखिरी पहर था। ठिठुरती सर्द रात अब आखिरी दमों पर थी। अकबर को इस सुनहरी रात के जाया होने का बड़ा दुख था। ऐसी रातें जिंदगी में बार बार कहाँ आती हैं। अकबर और नीलम के साथ किस्मत ने अजब खेल खेला था। वो एक होने के बावजूद एक ना हो सके थे। खुशियां जैसे इनसे रूठ गई थी। खौफो हरास का चारों तरफ राज था। घर और कमरा तब्दील होने की वजह से अकबर को उम्मीद थी कि आइंदा इसे खुशी के लम्हात मुयसर आ जाएंगे। बेड पर बैठकर अकबर ने नीलम का परिचय आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया। फिर इसका घूंघट पलट दिया। अचानक कमरे में रोशनी हो गई। नीलम का चेहरा चांद की तरह जगमगा उठा। अकबर इसके मलकुती हुस्न में खोक सा गया। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, माशाल्लाह। नीलम ने शर्माकर अपने चांद चेहरे को बाजू के हिसार में छुपा लिया। नीलम, तुम इस कदर हसीन क्यों हो? अकबर ने बड़े वालहाना अंदाज में कहा। ये हुस्न तुमने कहाँ से पाया? तुम इस दुनिया की लगती ही नहीं। ऐसा मालूम होता है जैसे कोकाफ से आई हो, मेरे लिए उतरी हो, मेरी नीलम परी। ये कहकर अकबर ने इसका रेशमी हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं इतनी खूबसूरत कहाँ? नीलम ने अपने याकूती लब खोले। इसकी आवाज में बड़ा सहर था। आपको शायद किसी ने बहका दिया है। मुझे किसी ने नहीं बहकाया, मुझे तुम्हारे हुस्न ने बहका दिया है। अकबर के लहजे की सच्चाई इसके दिल पर असर कर रही थी। नीलम ने हीरे की तरह जगमगाती आंखों से अकबर को देखा। बहुत पसंद करते हैं मुझे आप? पसंद नहीं, इश्क कहो। इश्क में मरता हूँ तुम पर, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। अभी तो इब्तिदा है, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। अभी तो मरने जीने की बातें ना करें। ये इब्तिदा है तो मैं इंतहा कर दूंगा। तुम्हें इतना चाहूंगा कि लोग मिसालें देंगे। फिर अकबर को ख्याल आया कि इसने अभी तक नीलम को मुंह दिखाई तो दी नहीं। इसने अपने कोट की जेब से वो जगमगाती अंगूठी निकाली और बोला, नीलम, तुम्हारे हुस्न का खराज, प्यार का पहला तोहफा। इसे कबूल करो। लाओ अपना सीधा हाथ लाओ, इससे मैं तुम्हारी उंगली में पहना दूं। नीलम ने अपना सीधा हाथ इसके हाथ में दे दिया। अभी अकबर ने वो जगमगाती अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई ही थी कि वो अकबर के हाथ पर गिरी। वो एक मोटी सी काली सी खौफनाक छिपकली थी। अकबर ने फौरन अपना हाथ झटक दिया। नीलम चीख मारकर खड़ी हो गई और फिर बेड से जमीन पर कूद गई। इसकी उंगली से अंगूठी निकलकर दूर जा गिरी। अकबर भी फौरन उछलकर खड़ा हो गया। इसने देखा कि वो छिपकली बेड पर पड़ी है। नीलम खौफ से लरसती हुई अकबर के पीछे आ गई। इसने अकबर के दोनों बाजू थाम लिए थे। अकबर, इसे मारो। वो घबरा कर चीखी। किस चीज से मारूं? अकबर ने परेशान होकर इधर उधर देखा। मेरा सैंडल ले लो, नीलम ने कहा। इसे बेड पर मारा तो चादर खराब हो जाएगी। अकबर ने सैंडल उठाते हुए कहा। हो जाने दो, इसे फौरन मार दो। देखो ये कहीं भाग न जाए, नीलम ने खौफजदा लहजे में कहा। अभी अकबर ने छिपकली मारने को सैंडल ऊपर उठाया ही था और मारने वाला ही था कि इसकी आंखें हैरत से फट गईं। अकबर, ये क्या? नीलम इसने इसके बाजू से झूलते हुए कहा। वो छिपकली को खौफजदा नजरों से देख रही थी। अकबर ने देखा वो छिपकली बगैर मारे ही जख्मी हो गई थी। इसके इर्द गिर्द स्याही माल स्याह फैल रहा था। देखते ही देखते वो छिपकली खुल गई और चादर पर एक बड़ा सा धब्बा रह गया। नीलम से ये सब ना देखा गया। वो खौफजदा होकर अपने होशो आवाज गंवा बैठी और बेहोश होकर कालीन पर गिर गई। अकबर के लिए ये लम्हे बड़े अजाबनाक थे। एक तरफ इसने छिपकली को बर्फ की तरह पिघलते देखा था। इस मंजर की खौफनाकी अभी इसके जिस्म से ना निकली थी कि नीलम बेहोश हो गई। वो चिकरा कर रह गया था। इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। अकबर कालीन पर बैठ गया। इसने नीलम का चेहरा दोनों हाथों में लेकर इसे हिलाया जुलाया। नीलम, नीलम, आंखें खोलो। इसने कई मरतबा कहा, मगर नीलम ने आंखें ना खोली। इस पर गहरी बेहोशी तारी थी। अकबर की अजीब हालत थी। कभी वह सफेद चादर पर बड़े स्याही माल धब्बे को देखता, कभी नीलम के चांद चेहरे पर नजर डालता। इसका जहन माउफ हो चुका था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कौन था, ऐसा क्यों कर रहा था, ये किसी को मालूम ना था। अब अकबर के लिए कोई चारा ना था कि वो उठे और अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जाए। इसका मुकद्दर सो गया था। वो किस तरह जागता? वो उठा शिकस्ता कदमों से चलकर इसने दरवाजा खोला। बाहर निकलकर इसने एक बंद दरवाजा खटखटाया। इससे नहीं मालूम था कि इस कमरे में कौन सो रहा है, लेकिन इसे ये जरूर मालूम था कि कोई सो जरूर रहा है। फौरन ही दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर वाहिदा नुमादार हुई। इसके पीछे साबरा थी। अकबर को दरवाजे पर देखकर दोनों का दिल धक से रह गया। उन्होंने कयास कर लिया कि फिर कुछ हुआ है। क्या हुआ? दोनों के मुंह से बेहक वक्त निकला। वो नीलम बेहोश हो गई। अकबर ने बड़ी आजरगी से कहा, लेकिन कैसे, क्या हुआ इसे? वाजिदा ने पूछा। छत से एक छिपकली मेरे हाथ पर गिरी थी, जाने वो कैसी छिपकली थी। अकबर ने जल्दी जल्दी सारी रोदात सुनाई। हाय मेरे अल्लाह! वाजिदा ने अपने दिल थाम लिया। अरे फयाज को उठाओ, ये क्या हो रहा है? साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा। जाओ जरा अपने बाप को बुलाओ। फिर थोड़ी देर में यहाँ से वहां तक सब उठ गए। नीलम के वालिद भी उठ गए। फुरकान मामू को भी बुला लिया गया। कुछ खवातीन भूल गई। बाबर अली गहरी नींद सो रहे थे, इन्हें ना उठाया गया।
नीलम के मुंह पर हल्के हल्के पानी के छींटे मारे गए, सहलाया जुलाया गया। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोल दी। नीलम तो होश में आ गई, ठीक हो गई। फिर वो छिपकली मौजू बहस बन गई। छिपकली का मुम्मा हल ना हो सका। वो किस किस्म की छिपकली थी, वो कहाँ से आई थी, सब सोचते रहे, अपनी अपनी कहते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इस गुफ्तगू के दौरान वो बातें भी नीलम के सामने आ गई जो अब तक इससे छुपी हुई थी, जो इसलिए इसे अब तक नहीं बताई गई थी कि वो डर जाएगी। ट्रेन से अब तक के वाकयात जब नीलम के सामने आए तो वाकई खौफजदा हो गई। वो अपने माँ के करीब होते हुए बोली, अम्मी मुझे अकेला न छोड़े, मेरे साथ रहे। अजान कब की हो चुकी थी, हर सू रोशनी फैलने वाली थी। अब इसे छोड़ने का क्या जवाब था भला। वाहिदा के कुछ कहने से पहले साबरा ने कहा, नहीं बेटी तुम परेशान ना हो, मैं रहूंगी तुम्हारे पास। ये अकबर कहाँ है? वाहिदा को अपने दामाद की फिक्र हुई। वो माऊ फरकान के बिस्तर में घुसे हुए हैं। राशिदा ने बताया। अरे इधर फयाज के कमरे में लेट जाते। वाहिदा ने कहा, जाओ बुला लो। राशिदा में इतनी हिम्मत ना थी कि वो तना इसका मकान से उस मकान में चली जाती। वो बोली, खाला मैं अकेली जाऊँ, वैसे वो अब तक सो चुके होंगे। तब वाहिदा ने फयाज हुसैन को इधर भेजा। वो दूसरे मकान में पहुंचे तो अकबर वाकई मामू फुरकान के बिस्तर में घुसा सो रहा था। मामू फुरकान नमाज पढ़ने के बाद वजीफा पढ़ रहे थे। फयाज ने बेखबर सोते हुए अपने दामाद को उठाना मुनासिब ख्याल न किया। वो खामोशी से वापस आ गए। अब नीलम को भी सख्त किस्म की नींद आ रही थी। वो जहां बैठी थी वहीं लेट गई और चंद मिनटों में ही नींद की आगोश में चली गई। साबरा और वाहिदा को भी परेशान होते हुए पूरी रात हो गई थी। अब इनकी आंखों में भी नींद भरी हुई थी। वो दोनों भी इसकी कमरे में नीलम के साथ ही लेट गई। नीलम कालीन पर लेटी थी। इसने सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया था, जबकि साबरा बेड पर लेट गई थी और वाहिदा नीलम के बराबर ही सो गई थी। दरवाजा बंद न था। वो खुले दरवाजे से दबे पांव अंदर आया और नीलम के कंबल में घुस गया। नीलम बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। इसे मालूम ना था कि वो खौफनाक काला बिल्ला इसके खूबसूरत मेहंदी लगे पैरों से लिपट कर सोने की कोशिश में है। मामू फुरकान नमाज और वजीफे से फारिग होकर सैर करने के आती थे। उन्होंने कोट पहना और मकान से बाहर निकल गए। बाहर कोहर धूप छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट अभी तक जल रही थी। वो अपने मुंह से भाप उड़ाते तेज तेज सड़क पर चलने लगे। सड़क तकरीबन सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ी कभी गुजर जाती। अभी वो ज्यादा दूर ना गए होंगे कि उन्होंने महसूस किया कि जैसे इनके पीछे कोई आ रहा है। भारी कदमों की आवाज आ रही थी और ये भारी कदम फुरकान मामू से नजदीक तर होते जा रहे थे। फुरकान मामू ने पीछे पलट कर देखा। गहरी धुंध में इन्हें एक बस हवेला सा नजर आया। शायद वो किसी गहरे रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। वो इनके बिल्कुल नजदीक आ गया था। दो चार कदम का फासला रह गया था। फिर ये फासला भी मिट गया और वो इनके बराबर आ गया। फुरकान मामू ने इसके चेहरे पर नजर डाली, लेकिन वो नजर ना आ सका क्योंकि इसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि चेहरे पर छोटा सा घूंघट बन गया था। अब वो इनके बराबर चल रहा था। फुरकान मामू ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन वो आगे ना निकला। इसने अपनी रफ्तार कम कर ली। वो 10-15 कदम खामोशी से इनके साथ चला। 2-3 बार इसने मुड़कर फुरकान मामू को देखा, जैसे वो इनकी सूरत पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक बोला, आप फयाज हुसैन के घर से निकले हैं? मैं फयाज हुसैन के घर से नहीं निकला, बल्कि इनके बराबर वाले मकान से निकला हूँ। फुरकान मामू ने जवाब दिया। एक ही बात है, इस शख्स ने लापरवाही से कहा। बारात में आए हुए हैं? जी हाँ। फुरकान मामू बोले। आप लड़के के कौन हैं? सवाल पूछा गया। मैं लड़के का रिश्ते में दादा लगता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता मामू है। और वो क्या, मुझे तो सभी मामू कहते हैं। मामू फुरकान ने हंसते हुए अपना तारुफ करवाया। मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब आप फरमाएं, आप कौन हैं? मैं फयाज का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम दिलदार भट्ट है। जिस मकान में बारात ठहरी है, मैं इस मकान के सामने रहता हूँ। आपको घर से निकलते देखकर मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप कराची से आए हैं? दिलदार ने फिर सवाल किया। जी हाँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। इसने अपना कंबल थोड़ा सा सर के पीछे कर लिया था। कुछ देर वो इसी तरह के बेजरत सवालात करता रहा। फिर बात करते करते अचानक खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर अचानक बोला, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। जी फरमाए, मामू फुरकान ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? दिलदार भट्ट ने बराह रास्त सवाल किया। किस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? फुरकान मामू फौरन मुहतात हो गए। मैं नीलम की बात कर रहा हूँ जनाब, दिलदार ने सीधे साफ लहजे में कहा। देखिए दिलदार साहब, अगर आप इस लड़की के किरदार के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बराह करम आप कुछ ना बताइए। इस लड़की की शादी हो चुकी है। वो जैसी भी है हमारी बहू है, वो हमारी इज्जत है। फुरकान मामू ने इसका मुंह बंद करने की कोशिश की। फुरकान मामू ने दुनिया देख रखी थी। वो जानते थे कि ऐसे मौके पर पास पड़ोस के लोग क्या गुल खिलाया करते हैं। घर का बेदी हमेशा लंका ढाने की कोशिश करता है और बाज़ औक़ात पड़ोसी भी इसी किस्म का किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। जनाब आप मुतमईन हैं, मैं आपकी बहू पर किसी किस्म की कीचड़ उछालना नहीं चाहता। आप मुझे गलत समझे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। दिलदार ने बात साफ करने की कोशिश की। अच्छा कि ये क्या कहना चाहते हैं? बिल आखिर मामू फुरकान सुनने के लिए तैयार हो गए। आपको तो ये मालूम होगा कि नीलम फयाज साहब की इकलौती औलाद है। दिलदार ने कहना शुरू किया। जी हाँ मालूम है, फुरकान मामू ने जवाब दिया। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि दिलदार भट्ट ने फुरकान मामू की मालूमात में इजाफा करने के लिए जो बात कही वो वाकई इनकी मालूमात में इजाफा साबित हुई। फुरकान मामू वो बात सुनकर हैरान रह गए। वो बार बार ये कहते रहे कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर वो शख्स जिसका नाम दिलदार भट्ट था इनकी मालूमात में इजाफा करके आगे बढ़ गया। फुरकान मामू ने वापसी के लिए कदम उठा लिए। जब वो वापस घर में दाखिल हुए तो कुछ लोग जाग गए थे और कुछ लोग अभी पड़े सो रहे थे। अकबर भी बेखबर सो रहा था। फुरकान मामू एक जगह खाली बिस्तर देखकर इसमें घुस गए और इस शख्स की बातों पर गौर करने लगे। अगर ये सब सच था तो बड़ी हैरत की बात थी। सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि ये बात वाहिदा ने साबरा से क्यों छुपाई थी। एक तरह से ये बात अहम भी थी और गैर अहम भी।
बात सिर्फ सर छुपाने की थी, और जहाँ इतना करीबी रिश्ता हो वहाँ कुछ छुपाना एक तरह से जुर्म के मुतरादिफ था। फुरकान मामू ने सोचा अभी वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये बात वो कराची पहुंच कर करेंगे। अगर उन्होंने फौरन इस राज को खोल दिया तो हो सकता है कि बदमजगी हो जाए, और वो नहीं चाहते थे कि शादी का घर किसी अजीज से दो चार हो जाए। आज दोपहर को बारात की वापसी थी। फुरकान मामू दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि ये सफर खैर आफियत तमाम हो जाए। अब खासी बाराती जाग गए थे। बाबर अली भी उठ चुके थे। उन्होंने बिस्तर से निकलकर सबसे पहले फुरकान मामू के बिस्तर की तरफ देखा। वो अभी तक सो रहे थे। इन्हें हैरत हुई, मामू फुरकान जो सुबह उठने के आदि थे अब तक कैसे सोए हुए पड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर इनके मुंह से लिहाफ उठाया तो इन्हें बड़ी हैरत हुई। मामू फुरकान के बिस्तर पर इनका अपना बेटा अकबर सो रहा था। अरे ये कैसे यहाँ सो रहा है, इसे तो वहां होना चाहिए था। उन्होंने सोचा ये यहाँ सो रहा है, मामू फुरकान कहाँ है? भाई ये मामू फुरकान कहाँ गए? बाबर अली ने किससे पूछा। मैं यहाँ हूँ। मामू फुरकान ने बाबर अली की आवाज सुनकर फौरन अपने मुंह से लिहाफ उठाया। अरे आप वहाँ कहाँ लेटे हैं? बाबर अली ने इनके बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा। भाई क्या करूं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बिस्तर पर कब्जा कर रखा है। मामू फुरकान बोले, ये यहाँ क्यों है? बाबर अली ने पूछा, इधर आओ मेरे पास, तो मैं रात की सारी कहानी सुनाता हूँ। रात को इस कदर हंगामा हुआ था कि सभी जाग गए थे, एक नहीं जागे थे तो बाबर अली। जब रात भर की रुदात मामू फुरकान से बाबर अली ने सुनी तो वो फिक्रमंद हो गए। इन हालात और वाकयात ऐसे थे कि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, और जो कर सकता था वो अब तक नीलम के कदमों में पड़ा था। नीलम गहरी नींद सो रही थी। वो पूरी रात की जागी हुई थी, फिर पे दर पे वाकयात ने इसे हिला कर रख दिया था। होश में आने के बाद इसे नींद की गोली दे दी गई थी ताकि इसके जहन को कुछ सुकून मिल जाए। अभी इसे एक लंबा सफर भी करना था। नीलम गहरी नींद सो रही थी और वो इसके कदमों से लिपटा हुआ था। नीलम को कुछ होश न था। अगर इसे ये मालूम हो जाता कि एक खौफनाक काला बिल्ला इसके पैरों से लिपटा हुआ है तो शायद इसकी जान ही निकल जाती। इससे पहले कि इस कमरे में लोग जागते, वो काला बिल्ला नीलम के पैरों से अपना जिस्म रगड़ता हुआ लिहाफ से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर इसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और इत्मीनान से चलता हुआ दरवाजे तक आया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नीलम को 10-11 बजे उस तक सोती रही। किसी ने इसे उठाने की कोशिश भी ना की। खुद इसकी आंख खुली पहले तो इसकी समझ में ना आया कि वो कहाँ है। इसका सर भारी हो रहा था। ख्वाब और गोली का नशा उतर चुका था, लेकिन इसे असरात बाकी थे। थोड़ी देर वो यूं ही खामोशी से लेटी रही, फिर इसके जहन में एक एक बात ताज़ा हो गई। वो अपने हवासों में आ गई। तब इसे एहसास हुआ कि इसने कैसी भयानक रात गुजारी है। इसे शादी का बड़ा चाव था और जितना शौक था इतना ही इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ था। अब वो जाने कितनी देर यूं ही आंखें मूंदे पड़ी रहती कि इसकी अम्मी अंदर आई। उन्होंने ये देखने के लिए कि नीलम अभी सो रही है, जाग रही है, इससे आवाज दी, अरे नीलम। जी अम्मी। नीलम ने आंखें खोल दी। अब उठ जाओ बेटी, नाश्ता वगैरह कर लो, वाहिदा ने प्यार से कहा। जी अम्मी उठ रही हूँ, नीलम ने आस्तीगी से कहा। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वाहिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मी तबीयत तो ठीक है, बस जरा सर भारी हो रहा है, वो गोली की वजह से होगा। चाय वाय पियोगी तो ठीक हो जाएगा। बेटी आज तू हमसे जुदा हो जाएगी। हाँ अम्मी जानती हूँ, नीलम ने सुर्दगी से कहा। अकबर बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा, वाहिदा ने इसे तसल्ली दी। हाँ अम्मी मैं ये भी जानती हूँ, नीलम ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपना ख्याल रखना, मुझसे फोन पर दूसरे तीसरे रोज बात कर लिया करना। मैं भी तुम्हें फोन कर लिया करूंगी। हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हें इतनी दूर भेजने का फैसला किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वहां पर खुश रहोगी, लेकिन इतना याद रखना कि इससे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस सिलसिले में हर मुमकिन तौर पर अपनी जुबान बंद रखना, वरना पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी समझ रही हूँ। अगर वो सब ना हुआ होता तो हम कभी तुम्हें कराची ना भेजते। अभी ये दोनों बात कर ही रही थी कि दरवाजे से साबरा ने झांका। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ खाला आ जाए, नीलम ने बड़े एहतराम और बड़ी मोहब्बत से कहा। भाई कोई प्राइवेट बात तो नहीं हो रही थी? साबरा ने छेड़ा। जी हाँ बड़ी खास प्राइवेट किस्म की बात हो रही थी, नीलम ने हंसकर कहा। तो फिर मैं वापस लौट जाऊं? साबरा ने नीलम को देखते हुए कहा। अरे खाला कमाल करती हैं आप भी। नीलम संजीदा हो गई। नीलम तो मजाक कर रही थी, वाहिदा ने हंसकर कहा। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो तुमसे छुपाई जाए? कुछ देर और इसी तरह की बातें होती रही, फिर नीलम मुंह हाथ धोने के लिए उठ गई। नाश्ता तैयार था। जो लोग बाकी रह गए थे उनके साथ नीलम ने नाश्ता किया। बाकी रहने वालों में अकबर भी था। दोपहर के खाने के बाद बारात ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। फिर वो गाड़ी भी आ पहुंची। जब बेटी घर से रुखसत होती है तो एक तरफ वालिदैन को फर्ज से सबकदोशी की खुशी होती है, दूसरी तरफ इन्हें अपने लख्ते जिगर से दूर होने का गम किसी असाब से कम महसूस नहीं होता। नीलम अपने अम्मी अब्बू के गले लगकर खूब रोई। गार्ड ने झंडी दिखाई, गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया। अचानक ही वो काला बिल्ला कहीं से नुमदार हुआ और चलती ट्रेन में छलांग लगाकर एक डिब्बे में चढ़ गया। फुरकान मामू खिड़की के नजदीक बैठे थे। गाड़ी चली तो उन्होंने खिड़की से बाहर मुंह निकाली और ऐसे ही बाहर की तरफ देखने लगे। तब इनकी नजर इस काले बिल्ले पर पड़ी। उन्होंने ऐसे बराबर वाले डिब्बे में चढ़ता देख लिया था। गाड़ी ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। मामू फुरकान ने अपना सर खिड़की से अंदर किया और फिक्रमंदी से बाबर अली को देखने लगे। बाबर अली इनके सामने वाली सीट पर बैठे थे। क्या हुआ मामू? बाबर अली ने इनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें देख ली थी। उन्होंने पूछा। आओ मेरे साथ, मामू ने बस उठते हुए कहा। इधर चलकर बात करते हैं। बाबर अली फौरन ही इनके साथ हो लिए। मामू फुरकान ने सबसे पहले बोगी का दरवाजा अंदर से बंद किया। ये पूरी बोगी रिजर्व थी, इसमें बरातियों के सिवा कोई बाहर का आदमी ना था। दरवाजा बंद करते हुए फुरकान मामू ने कहा, मैंने इसे गाड़ी में चढ़ते देखा है। किसको मामू? बाबर अली ने हैरान होकर पूछा। काले बिल्ले को, मामू फुरकान ने आहिस्ता से कहा। ये वही काला बिल्ला है जो हमारे साथ लाहौर गया था। अब ये फिर हमारे पीछे लग गया है। बोगी की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो ताकि वो बिल्लस बोगी में ना आ सके, और ये बात किसी को बतानी भी नहीं है। मैं इसलिए तुम्हें अपने साथ उठा कर लाया हूँ। खिड़कियां दरवाजे तो खैर बंद कर दिए गए, लेकिन बोगी के दरमियान के दरवाजे जो एक बोगी को दूसरी बोगी से मिलाते थे और जिनसे टिकट चेकर वगैरह गुजरते रहते थे, इन्हें बंद करना आसान ना था। पर नजर रखने के लिए जरूरी था वहाँ कोई आदमी मुस्तकिल बैठे, और ये निगरानी का काम लड़के ही अच्छी तरह कर सकते थे।
लिहाजा अब जरूरी हो गया कि खानदान के 2-3 लड़कों को एतमाद में लेकर इन्हें काले बिल्ले की निगरानी पर मामूर कर दिया जाए। फुरकान मामू ने 2-3 लड़कों को मुंतखब करके इन्हें सूरत से आगाह कर दिया। इन्हें यह भी बता दिया कि यह काम बड़ी राजदारी से करना है। बारातियों को, बिलखसूस खवातीन को यह बात हरगिज नहीं बताना है कि वो खबीस बिल्ला फिर हमारा शरीक सफ़र है। ख्वामा खा बोगी में खौफ हरास फैल जाएगा। इतना लंबा सफ़र है, अभी से गज़ाब बन जाएगा। फुरकान मामू की खुफिया फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। मामू, फुरकान और बाबर अली भी बोगी के एक दूसरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगा लेते थे। निगरानी ठीक तरह जारी थी। शाम ढलने लगी, फिर रात आई। ये एक अच्छी खासी सर्द रात थी। गाड़ी में गैर मामूली सर्दी थी। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद यूं महसूस हो रहा था जैसे बोगी में बर्फ भरी हो। खुदा खुदा करके ये रात गुजरी। फुरकान मामू एक लम्हे को भी नहीं सोए। ईशा की नमाज पढ़कर वो बोगी के दरमियान कंबल ओढ़े बैठे रहे। इनकी नजरें बोगी के रास्ते पर दाएं बाएं घूमती रहीं और इनके होंठ हिलते रहे। वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। दिन निकला तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। रात खैरियत से गुजर गई थी। वो काला बिल्ला इस बोगी में दाखिल ना हो सका था। फिर वो वक्त भी आ गया जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर दाखिल हुई। सफर तमाम हुआ। सारे बराती एक एक करके ट्रेन से उतरा। इन उतरने वालों में मामू फुरकान भी थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने दूर तक जहां तक वो देख सकते थे देखने की कोशिश की, लेकिन वो इन्हें कहीं नजर न आया। फुरकान मामू ने इत्मीनान का सांस लिया और पुल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बारात को घर तक ले जाने के लिए स्टेशन के बाहर एक बस मौजूद थी। बस चली तो किसी को पता भी न चला कि वो काला बिल्ला कब बस के दरवाजे से छलांग लगाकर अंदर आ गया और पूरे इत्मीनान से एक सीट के नीचे पैर फैलाकर लेट गया। फुरकान मामू पहले आगे बैठे थे, फिर जाने क्या सोचकर वो पीछे उठाए और इस सीट पर बैठ गए जिसके नीचे बिल्ला लेटा था। इनकी और बिल्ले के पैरों के दरमियान मुश्किल से 2-3 इंच का फासला होगा। अगर वो काला बिल्ला चाहता तो मामू फुरकान की टांग पर अपना पंजा मार सकता था। अपने साथ उन्होंने बाबर अली को भी बुला लिया था। अब वो दोनों पीछे बैठे सफर बगैर खूबी खत्म होने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे।